जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा और इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आप सबका आज के द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में। होपफुली विल कंटिन्यू दिस सीरीज यू गाइस। प्लीज भी रेगुलर रहेंगे तो रोज ही क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज रिस्पाइट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है रिस्पाइट है, विच इज एन एडजेक्टिव। बेसिकली रिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई डिफिकल्ट टास्क कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई डिफिकल्ट टास्क कर रहे हो या फिर कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, आप उससे पहले रेस्ट ले लेते हो, आप उससे पहले पोज ले लेते हो, ठीक है। जब आप बहुत ही डिफिकल्ट एक टास्क कर रहे हो और आप उस बीच में एक पोज ले लेते हो, एक रेस्ट ले लेते हो, ठीक है, उसको बोला जाता है रिस्पाइट, ठीक है। अ पोज और रेस्ट फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है। वी वर्क फॉर आवर्स विदाउट रिस्पाइट, ठीक है, हम लोगों ने बिना ब्रेक के, बिना रेस्ट के जो है काम किया, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। सिनोनिम्स इसके हो गए ब्रेक, लेड बैकनेस, क्वाइटिट्यूड। क्वाइट्यूड बेसिकली इन सभी का मतलब क्या होता है? इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दैट यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसकी क्या हो गए? अनरेस्ट एंड बसल, लाइक यू कीप वर्किंग, यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट इन बिटवीन, ठीक है। तो ये था आपका वर्ड रिस्पाइट। ऑल्सो जितने भी नए लोग आ रहे हैं, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा है। यू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस, एंड जितनी भी पीडीएफ्स हैं सभी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिश। पेरिश इज अ वर्ब, ठीक है। पेरिश की बात कर लेते हैं। गाइस पेरिश इज अ वर्ब एंड इसके ना दो मीनिंग है, ठीक है। पेरिश इज अ वर्ब, इसके दो मीनिंग है। पेरिश का पहला मीनिंग है बेसिकली टू डाई, ठीक है, मर जाना, उसको बोलते हैं पेरिश, ठीक है। पेरिश का पहला मीनिंग क्या है? मर जाना, ठीक है। 300 पीपल पेरिश इन द अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप की वजह से 300 लोग मारे गए, ठीक है। तो पेरिश बेसिकली मीन्स टू डाई। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? डिमाइस, स्टम्प, एक्सपायर। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन व्हाट? टू डाई, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया? ऑफ कोर्स टू लिव, टू एग्जिस्ट, टू डिवाइड, ठीक है। ये था पेरिश का पहला मीनिंग, ठीक है। दोनों ही मीनिंग्स में पेरिश जो है वर्ब ही रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? टू गो थ्रू डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब किसी चीज की डिकम्पोजिशन होती है उसको बोलते हैं पेरिश, ठीक है। जब कोई चीज खराब हो जाती है, डिके हो जाती है, सड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिश, ठीक है। आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट इन द समर हीट द मिल्क पेरिश्ड एंड हैड टू बी थ्रोन आउट, ठीक है। गर्मी में मिल्क को बाहर रख दिया तो वो खराब हो गया, सड़ गया, इस वजह से उसको फेंकना पड़ा, ठीक है। तो पेरिश का दूसरा मतलब क्या है? डिकम्पोज करना, डिके, डिकम्पोज हो जाना, डिके हो जाना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए गाइस? डिसइंटीग्रेट, डीके, रॉट, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो गया? किसी चीज को रिफ्रेश करना, किसी चीज को सड़ने से रोकना, उसको रिफ्रेश करके, ठीक है। तो ग्रो, रिफ्रेश, रिन्यू, दीज आर ऑल व्हाट? एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड पेरिश, ठीक है। इसके दो मीनिंग्स थे, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड इज सोरिंग। सोरिंग इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, ठीक है। सोरिंग इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। सोअरिंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा जाना, ठीक है। सोअरिंग का मतलब होता है ऊंचा जाना, हाई लेवल पे जाना, ठीक है। द soaring price of natural gas is a serious concern since many power plants are fueled by it, ठीक है। जो नेचुरल गैस के प्राइस इतना ऊपर जा रहे हैं, जो इतना बढ़ रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस, ये एक्चुअली एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पावर प्लांट्स को फ्यूल इन्हीं से ही मिलती है, ठीक है, नेचुरल गैस से, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? राइजिंग, एलिवेटिंग, असेंडिंग। ऑल दीज वर्ड्स बेसिकली मीन बहुत ही ऊपर जाना, ठीक है, बढ़ते जाना, राइज होना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया? ऑफ कोर्स नीचे आना, राइट। लो, डिसेंडिंग, डाउन। दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड सोअरिंग, ठीक है। मूविंग ऑन to our next word is usurped, which is a verb, ठीक है। usurped, which is a verb, बेसिकली usurped का मीनिंग क्या होता है? जबरदस्ती पावर या फिर कंट्रोल ले लेना, ठीक है। जबरदस्ती पावर ले लेना, कंट्रोल ले लेना, आपको उस चीज का हक भी नहीं है, ठीक है। बस जबरदस्ती आपने पोजीशन ले ली, किसी की पावर ले ली, उसको बोला जाता है असर्व, ठीक है। द मेयर असर्व द स्कूल बोर्ड अथॉरिटी व्हेन ही फायर्ड द प्रिंसिपल, ठीक है। मेयर ने जबरदस्ती जो है स्कूल बोर्ड की अथॉरिटी की जो है पावर ले ली, जब उसने प्रिंसिपल को फायर कर दिया, जब प्रिंसिपल को निकाल दिया, ठीक है। तो असब का मीनिंग क्या होता है? जबरदस्ती किसी की पावर या फिर पोजीशन ले लेना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके देखना बेसिकली कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड, एरोगेट, ऑक्यूपाई, ठीक है।
जबरदस्ती आप कोई चीज ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है, सीज कर रहे हो काइंड ऑफ, ठीक है, जबरदस्ती ले रहे हो, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? रिलीज, लिबरेट, आजाद करना, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज impede, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज impede. Impede is a verb, ठीक है। Impede is a verb. This basically means आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, आप किसी चीज में अड़चन डाल रहे हो, ठीक है। इम्पीड का मीनिंग क्या होता है? किसी काम में अड़चन डालना, ठीक है। आप हो नहीं पा रहा वो काम, ठीक है। टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और मोर डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, ठीक है। अड़चन डालना, हिंड्रेंस डालना, ऑब्स्टिकल डालना, आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो, ठीक है। Although he is shy, it certainly hasn't impeded his career in any way, ठीक है। वो shy है बट दैट रियली डिडंट इम्पीड हिज करियर, ठीक है। उस चीज ने उसके करियर में अड़चन बन के नहीं आया, ठीक है। उसका जो शाई नेचर है वो उसके करियर में अड़चन बनकर नहीं आया, ठीक है। सो करियर इम्पीड बेसिकली मीन्स एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए इसके, हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, दीज आर ऑल व्हाट? सिनोनिम्स, ठीक है। जो चीज आपको कुछ करने से रोक रही है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गया? फर्स्ट, जब आप किसी चीज को कुछ करने से रोकते हो उसका उल्टा क्या हो गया? You're helping somebody to do something, right? So aiding, assisting, facilitating, these are all antonyms for your word impede. Okay, I hope things are pretty clear till here. चलिए moving on to our next word is flatter. ठीक है, next word is flatter which is basically a verb. Actually flatter is an adjective as well. दोनों टाइम पे मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली टू फ्लैटर समबडी, इसका मीनिंग क्या है? किसी को मतलब बहुत ज्यादा मक्खन लगाना, ठीक है, अपना काम निकलवाना है आपको, ठीक है। सो यू आर बटरिंग दैट पर्सन अ लॉट, यू आर प्रेजिंग दैट पर्सन अ लॉट बिकॉज आपको उससे मतलब है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फ्लैटर बेसिकली मीन्स टू प्रेज समवन इन ऑर्डर टू मेक देम फील अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट। बेसिकली यू यू बेसिकली प्रेज समबडी ऐसे भी, बट यूजुअली आप फ्लैटरिंग कब करते हो? जब आपको किसी से कुछ काम निकलवाना हो, ठीक है। चलिए, आई न्यू ही वॉज ओनली फ्लैटरिंग मी बिकॉज ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी, ठीक है। वो मुझे पता है वो बस मुझे प्रेज कर रहा था बिकॉज उसको मुझसे पैसे चाहिए थे उधार पे, ठीक है। सो फ्लैटर बेसिकली मीन्स टू प्रेज समबडी, ठीक है। सिनोनिम्स देखें इसके, सिनोनिम्स इसके होते हैं अपलोड, कमेंड, कजोल, ठीक है। दीज आर ऑल व्हाट? सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड फ्लैटर। इसका इंटोनिम क्या होगा? किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। यहाँ पे यू आर प्रेजिंग समबडी बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को नीचा दिखाना, किसी को डाउनग्रेड करना, ठीक है। बी लिटिल, पुट डाउन, डी क्राई, दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड फ्लैटर, ठीक है। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लेट व्हिच इज अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है कॉन्फ्लेट है, बेसिकली दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना उसको बोला जाता है कॉन्फ्लेट, ठीक है। She conflated the three players to produce a fresh new work, ठीक है। Three plays, sorry. तो बेसिकली उसने तीन प्लेस को जो है कॉन्फ्लेट कर दिया, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक नया पीस जो है, नया प्ले जो है तैयार किया, ठीक है। तो कॉन्फ्लेट का बेसिकली मीन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना, ठीक है। सिनोनिम्स देखें इसके, सिनोनिम्स क्या है? एमैल्गमेट, मर्ज, मिंगल, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड कॉन्फ्लेट। यहाँ पे आप कंबाइन कर रहे थे, व्हाट शुड बी द इंटोनिम? यू आर ट्राइंग टू सेपरेट थिंग्स अप, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड थिंग्स अप, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दीज थिंग्स अप, ठीक है। तो सेपरेट, डिवाइड, ब्रेक डाउन, दीज आर ऑल इंटोनिम्स फॉर योर वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ऑलराइट। चलिए, आई होप थिंग्स आर क्लियर हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वर्ड इज एब्रेसिव। एग्रेसिव इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। somebody who is annoying you. Abrasive is something which is really annoying you, something which is really rude and unfriendly. ठीक है, it is getting on your nerves. ठीक है, abrasive का basically meaning क्या है? Rude and unfriendly. ठीक है, she has a rather abrasive manner. ठीक है, she is not friendly at all. Rather, she is rude and unfriendly. ठीक है, synonyms इसके क्या हो गए? Annoying, irritating, aggravating. ठीक है, बहुत ज्यादा rude है और unfriendly है कोई, ठीक है। What should be the antonym of that person? Somebody who is really chirpy, somebody who get gels up really quick. ठीक है, तो antonyms क्या हो गए? Delightful and pleasing. ठीक है, that person is not rude or unfriendly in any way, rather that person is friendly and chirpy. ठीक है, these are the antonyms of your word abrasive. ठीक है, moving ahead, our next word is divergence. Divergence is a noun. ठीक है, डाइवर्जेंस बेसिकली मीन्स डिफरेंस, ठीक है। किसी दो चीज में डिफरेंस होना, ठीक है।
किसी दो चीज में डिफरेंस होना, फर्क होना, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। द सिचुएशन इन विच टू थिंग्स बिकम डिफरेंट, ठीक है। जब दो चीजें अलग हो जाती हैं उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर कंट्रीज सीम टू बी इंक्रीजिंग। ये जो डिफरेंस है रिच कंट्रीज की इनकम्स में और पुअर कंट्रीज की इनकम में, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ये जो डाइवर्जेंस है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सो डाइवर्जेंस बेसिकली मीन्स जब आपकी दो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। synonyms are difference, diversity, disparity, ठीक है। these are all synonyms for your word divergence। इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, है यू वर्ड डिफरेंट, अब यहाँ पर यूनिटी होगी, इंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इट विल टॉक अबाउट यूनियन, इट विल टॉक अबाउट यूनिटी, ठीक है। अग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, लाइकनेस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिफरेंस दिखा रहे थे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिमिलैरिटी, लाइकनेस, ठीक है, अग्रीमेंट। Moving on to our next word, disconcerting, ठीक है। next word is disconcerting, basically a situation which feels really uncomfortable, ठीक है। बहुत ज्यादा आप uncomfortable feel करते हैं एक particular situation में, उसको बोलते हैं disconcerting, which is an adjective, ठीक है। making someone feel uncertain and uncomfortable or worried, ठीक है। there was a disconcerting silence, there was an uncomfortable silence, ठीक है। So disconcerting basically means when you are in an awkward situation, when you are in an uncomfortable situation, ठीक है। synonyms देखना है इसके, embarrassing, awkward, disturbing, these are all synonyms for your word disconcerting। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, somewhere you are really comfortable, ठीक है, you are happy to be there। तो इंटोनिम्स क्या हो गए, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, प्लीजिंग, ठीक है। ये थे आज के वर्ड मीनिंग्स। यू गाइस, द हिंदू एडिटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस एडिटोरियल में हम लोग बोरोड वर्ड्स करते हैं, हम लोग ईडियम्स करते हैं, वर्ड मीनिंग्स करते हैं, वर्ड मीनिंग्स के सिनोनिम इंटोनिम्स करते हैं, एंड वी आल्सो रीड एन आर्टिकल जहाँ पे आप लोगों को रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो प्लीज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में रेगुलर रहिए, ठीक है। Now here's the article. Get a little respite. ठीक है. Food inflation continues to undermine wider price stability. Price stability क्या है? Basically, like for example, मैं कह रही हूँ एक दाल है, ठीक है, दाल का प्राइस इस साल let's say 80 रुपीज पर केजी है, ठीक है। मैंने कहा दाल का प्राइस 80 रुपीज पर केजी है, तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है कि इस प्राइस की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, यानी कि अगर ये इस साल 80 रुपए है, क्या ये अगले साल भी 80 रुपए रहेगा, क्या ये उसके अगले साल भी 80 रुपए रहेगा, इसको बोला जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये क्या कह रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू अंडरमाइन वाइडर प्राइस स्टेबिलिटी। अंडरमाइन का मतलब क्या है, अंडरमाइन हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं एडिटोरियल में, किसी चीज को वीक करना, ठीक है, किसी चीज को वीक करना। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने की महंगाई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी वीक होती जा रही है। ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यार हमारी चीजों का दाम उतना ही रहे, अगर दाल पिछले साल 80 रुपए किलो थी, इस साल भी 80 रुपए किलो रहनी चाहिए, अगले साल भी 80 रुपए रहनी चाहिए, ये प्राइस स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, किस वजह से, फूड इन्फ्लेशन की वजह से, खाने की महंगाई की वजह से, ठीक है। So this is exactly we are going to read this today. ठीक है, I'm giving you 5 minutes to read this. Not 5 minutes, of course. I'm giving you 2 minutes to read this article and then we'll discuss this. ठीक है, I'll be back.
डिस्कस। ओके आइए, कह रहे अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, होल्ड ऑन लेट मी जस्ट से आई डोंट नो नहीं, चलिए अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फ्लेटेड टू डिसीव मतलब धोखा देना, ठीक है। तो रिटेल सॉरी अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल बेसिकली मतलब जो हमें दुकानों से प्राइस मिलता है, ठीक है, जो जिस दाम पे हम दुकानों से लेते हैं, ठीक है। एक होता है होलसेल, ठीक है, होलसेल पे हमें चीजें सस्ती मिलती है, ठीक है। देन कम्स द रिटेल, बेसिकली जो हम दुकानों से ले रहे हैं, ठीक है। अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फ्लैटेड टू डिसीव, तो बेसिकली जो अप्रैल का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन महंगाई का जो हमें स्तर में डेटा मिला है, इट फ्लैटेड टू डिसीव अस, बेसिकली हम लोग यहाँ पर धोखा खा गए, हम लोगों को यहाँ पर इस डेटा ने चीट कर दिया। हाउ कम? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बेस्ड प्रोविजनल हेडलाइन प्रिंट शोज, तो बेसिकली एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके बेसिस पे एक हेडलाइन आई है, क्या? ईयर ऑन ईयर रिटेल प्राइस गेन्स, ठीक है, साल भर साल जो रिटेल प्राइस गेन्स हुए हैं, ठीक है, हर साल जो रिटेल प्राइस बढ़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान से दाल लेते हो, ठीक है, तो लास्ट ईयर उस दाल का प्राइस क्या था, इस साल उस दाल का प्राइस क्या है, अगले साल उस दाल का प्राइस क्या होगा। सो बेसिकली ईयर ऑन ईयर रिटेल प्राइस गेन्स, रिटेल प्राइस गेन्स यानी कि रिटेल, ये जो आप दुकानों से चीजें ले रहे हो उसमें कितना दाम की बढ़ोतरी हुई है, उस चीज का एक डेटा निकल के आया है। अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंबाइन टू कंस्टिट्यूट द सीपीआई, तो जब हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसमें सिर्फ रिटेल प्राइस नहीं आ रहा है, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, इसमें गुड्स और सर्विसेज के पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। आप चीजें, ठीक है, सर्विसेज के पैसे कितने लग रहे हैं, गुड्स के पैसे कितने लग रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके सीपीआई बनाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाती है, ठीक है। slowed fractionally to a 11-month low of 4.83% from March 4.85%, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली इन अ नटशेल, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमें डेटा मिला है सीपीआई प्राइस, सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, उससे हमें ये चीज पता चली है कि जो रिटेल प्राइस है, ठीक है, ये 11 महीने में लो हुआ है, कितना? 4.83% से, ठीक है, ये लो हुआ है 4.83% से, और जो मार्च का इन्होंने रिटेल प्राइस गेन बताया है वो 4.85% बताया है, ठीक है। दिस फ्लोइंग, ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम लोगों को ये चीज देखने मिली है कि रिटेल प्राइस गेन यानी कि हम लोगों के लिए चीजों में दाम थोड़े से कम हुए, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। This slowing, however, did little to mask the more disconcerting acceleration in food price gains, ठीक है, हमें हमारी चीजों के दाम कम हुए होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम लोग दुकानों से ऑयल ले रहे हैं, ऑयल का प्राइस कम हुआ होगा, ठीक है। अगर हम लोग दुकान से लाइक सोप्स ले रहे हैं, सोप्स का प्राइस कम हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है, रिटेल प्राइस गेन कम हुआ है। लेकिन जो प्रॉब्लम है फूड प्राइस गेन, यार ये तो प्राइस कम हुआ ही नहीं, इसका दाम तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बाकी चीजों का दाम जरूर कम हुआ होगा, लेकिन जो खाने की चीजें हैं उनका दाम तो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो वही चीज कह रहे हैं कि जो सीपीआई की रिपोर्ट आई है, सीपीआई की रिपोर्ट के अनुसार हाँ ऐसा हुआ होगा कि गुड्स और सर्विसेज के जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, सर्विसेज में लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन में दाम कम हुआ होगा, ठीक है, बाकी चीजों के दाम कम हुए होंगे, लेकिन खाने के पैसे तो कम हुए ही नहीं, उसके तो उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्विकन बाय 18 बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स बेसिकली मतलब क्या होते हैं? की पॉइंट्स, ठीक है, की फैक्टर्स। तो ये क्या कह रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हुई है सीपीआई के अनुसार, सीपीआई के अनुसार यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स सीएफपीआई, अब हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाने के दाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन हुई है, ये जो महंगाई हुई है खाने की, ये 18 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 18 की फैक्टर से बढ़ गई है, ठीक है, फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ ईयर ऑन ईयर पेस टू अ 4-month हाई ऑफ 8.7%, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 8.7% से जो है ये आपका सीएफपीआई से फूड प्राइस गेन्स जो है बढ़ गया है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज इन अ नटशेल, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि आपके जो रिटेल प्राइस गेन्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि फूड प्राइस की, ठीक है, खाने के दाम बढ़े हैं, और यहाँ पर ये इस बार कैसे बढ़े? 18 बेसिस पॉइंट से, 18 की फैक्टर्स की वजह से। Now you can see how serious this concern is कि 18 की फैक्टर्स है जो कि खाने का दाम बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
ओके विद द मंथ ऑन मंथ रेट एक्सेलरेटिंग टू 0.74%, ठीक है। हर मंथ ये रेट 0.74% बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने फूड प्राइस में कितनी बढ़ोतरी देखी, 8.7% की बढ़ोतरी देखी, ठीक है। और हर मंथ ये रेट 0.74% से बढ़ रहा है, फ्रॉम 0.16%, ठीक है। एक टाइम था जब ये जो खाने का दाम था सिर्फ 0.16% के रेट से बढ़ रहा था। आज की डेट में ये दाम 0.474% से हर मंथ बढ़ता जा रहा है। तो यू सी द डिफरेंस, कहाँ आप 0.16% के रेट पे खाने का दाम बढ़ा रहे थे, लेकिन कहाँ अब ये 0.74% से बढ़ रहा है इन मार्च, ठीक है। मार्च की लोग बात कर रहे हैं। Rural consumers fared worse than their urban counterparts with food and broader headline inflation reflecting faster price gains. अच्छा, अर्बन एरियाज के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज हुई कि हमारे लिए जो रिटेल प्राइस गेन्स थे वो कम हो रहे थे, लेकिन हाँ फूड प्राइस बढ़े। लेकिन रूरल कंज्यूमर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। रूरल कंज्यूमर जो है दोनों तरफ से पिस रहे हैं। इनके लिए तो प्राइस गेन्स भी बहुत ज्यादा है चीजों के लिए, और इनके फूड प्राइस गेन्स भी बहुत ज्यादा है, यानी कि जो इनको खाने का दाम मिल रहा है इनके लिए वो भी बढ़ा है, और जो रिटेल प्राइस गेन है इनके लिए वो भी बढ़ा है। तो हम लोग अर्बन एरियाज के जो लोग हैं ये हम लोग तो फायदे में चल रहे हैं, लेकिन जो रूरल कंज्यूमर्स हैं ये दोनों तरफ से पिस रहे हैं, ठीक है। द सीबीआई बेस्ड रीडिंग फॉर द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड बेसिकली मीन्स की कंट्री के जो रिमोट एरियाज होते हैं, ठीक है। हिंटरलैंड का मीनिंग होता है कंट्री के जो रिमोट एरियाज होते हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। The CPI based reading for the hinterland was still well above the 5% mark at 5.43%, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो CPI की रीडिंग थी रिमोट एरियाज के लिए वो अभी भी 5% मार्क से ऊपर थी, ठीक है। वो अभी भी 5% मार्क से ऊपर थी। कहाँ पे हैं ये लोग, 5.43% पे हैं, ठीक है। Why, यहाँ पे देखिए, why inflation in urban areas was sharply lower 4.11%, ठीक है। अर्बन एरियाज में जो इन्फ्लेशन हो रही है वो 4.11% पे हो रही है, whereas रूरल एरियाज में 5.43% पे हो रही है। यू सी द डिफरेंस। अर्बन एरियाज के लोग 4.1% 4.11% इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं, whereas जो आपके रूरल एरियाज के लोग हैं इनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.43% है। So basically rural counterparts are actually suffering more than us, reflecting the widening divergence in the impact that price gains are having on those already struggling, from the hit to the rural economy from a weak monsoon last year and sizzling temperatures this summer. तो यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात हो रही है कि आप डिफरेंस देखो रूरल सोसाइटी का और अर्बन सोसाइटी का, कि अर्बन सोसाइटी जो है इन्फ्लेशन का कम रेट एंजॉय कर रही है, जबकि रूरल सोसाइटी इन्फ्लेशन से पिस गई है, ठीक है। इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल का फेज चल रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर मॉनसून बहुत कम था और इस साल समर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिससे क्या हो रहा है, इनके ऑफकोर्स क्रॉप्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो रूरल ऐसे में अब आप लोगों का इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, आपकी रिटेल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपके फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो इट इज अ टोटल स्ट्रगलिंग फेज फॉर दी रूरल सोसाइटीज, बिकॉज ये लोग हर जगह से पिस रहे हैं, चाहिए क्लाइमेट इज नॉट helping them in any way, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर है इट इज नॉट हेल्पिंग देम इन एनी वे, जो प्राइस गेन्स हैं ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग देम स्ट्रगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन अ नटशेल क्या बात की है कि अर्बन एरियाज के लिए क्या चीज हुई है, अर्बन एरियाज के लिए ये चीज हुई है कि हम लोगों की ना फूड प्राइसेस बढ़े हैं, हाँ जी, लेकिन जो हमारे रिटेल प्राइस गेन्स हैं वो कम हुए हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके लिए खाने के दाम भी बढ़े हैं और उनके लिए बाकी चीजों के दाम भी बढ़े हैं। ऑल्सो जो रूरल एरियाज का इन्फ्लेशन रेट है वो अर्बन एरियाज से ज्यादा है, ठीक है। एंड रूरल एरियाज आर ऑलरेडी सफरिंग, रूरल एरियाज जो है कंट्री की वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं लास्ट ईयर की वीक मानसून की वजह से। और ये जो है आपके समर के अब जो, क्योंकि climatic conditions are changing, right? Summers are really hot, ठीक है, this year particularly, ठीक है। एट द एंड किसको नुकसान हो रहा है, रूरल एरियाज को नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इस स्लाइड के अंदर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, आई एम गिविंग यू अ मिनट, रीड इट एंड देन वील बी बैक।
चलिए आइए, कह रहे फूड प्राइस गेन्स एट 8, food price gains at 8.75% for the rural consumers, a good 19 basis points faster than the 8.56% faced by urban consumers. अब ये फूड प्राइस गेन्स की बात कर रहे हैं कि फूड प्राइस गेन्स में जो इन्फ्लेशन हुई है, जो महंगाई हुई है, वो रूरल कंज्यूमर्स के लिए 8.75% के रेट पे है, ठीक है। लेकिन जो अर्बन कंज्यूमर्स है, उनके लिए जो महंगाई का स्तर है, उनके लिए जो महंगाई का रेट है वो 8.57% है। तो बेसिकली दे आर हियर कंपेयरिंग कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में कितना डिफरेंस है इन्फ्लेशन प्राइस गेन्स का, इन्फ्लेशन के रेट्स का, ठीक है, फूड प्राइस गेन्स का, ठीक है। एंड अ गुड 19 बेसिस पॉइंट्स फास्टर देन, ठीक है। तो यहाँ पे 19 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या है? बेसिस पॉइंट्स इज बेसिकली परसेंटेज, ठीक है, टू मेजर इन्फ्लेशन का परसेंटेज मेजर करने के लिए बेसिस पॉइंट्स को यूज किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि बेसिकली रूरल कंज्यूमर्स आर एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड मोर फ्रॉम इन्फ्लेशन दैन अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है। इन्फ्लेशन दोनों के लिए हुई है, रूरल कंज्यूमर्स के लिए भी हुई है और अर्बन कंज्यूमर्स के लिए भी हुई है, लेकिन रूरल कंज्यूमर्स आर सफरिंग मोर क्योंकि इनका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। Is all the more disconcerting as food is an essential expenditure that every household must try and find the means to meet, ठीक है, which is kind of unfair, ठीक है। ये जो फूड प्राइस गेन्स हो रहे हैं रूरल और इतना डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है रूरल कंज्यूमर्स और अर्बन कंज्यूमर्स के, which is unfair, you know why? Because फूड इज समथिंग जो कि हर घर जहाँ पे मनी स्पेंड करता है, आप बाकी चीजों में थोड़ी सी तंगी करके चल सकते हो, लेकिन फूड इज समथिंग जिसका खर्चा हर घर में आता है, ठीक है। तो जब खाने की महंगाई हो जाएगी और स्पेशली रूरल एरियाज में खाने का दाम इतना बढ़ जाएगा, तो हाउ पीपल आर गोइंग टू मेक बोथ ends meet, right? The pressure on food prices remains wide ranging with cereals the heaviest weight in the food category. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फूड प्राइसेस का जो दाम है ये बढ़ता ही जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा दाम किसका बढ़ा है? सीरियल्स का बढ़ा है, ठीक है। फूड, क्योंकि देखो ये सभी जो है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? यू कैन स्टॉप ईटिंग अदर थिंग्स, ठीक है, आप फालतू चीजें खाना छोड़ सकते हैं, बट सीरियल्स आर समथिंग जो कि वी इंडियंस एक्चुअली ईट। हम लोग रोटी खाते ही खाते हैं, तो आटा, सीरियल्स आर इम्पोर्टेंट, राइस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो वो वही चीज कह रहे कि सीरियल्स का दाम जो है अब तक सबसे ज्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, विटनेसिंग अ 26 basis points quickening in inflation to 8.63%, ठीक है। सो 26 बेसिस पॉइंट बेसिकली मतलब 0.26%, ठीक है। 0.26% से इन्फ्लेशन सीरियल्स की 8.63% पे आ गई है। कैन यू इमेजिन? 26 basis points basically means 0.26%, वहां से सीरियल्स की इन्फ्लेशन 8.63% पे आ गई है। So you can actually see सीरियल्स का दाम हमारा कितना बढ़ता जा रहा है। Data from the Department of Consumer Affairs Price Monitoring Division shows the average price of rice was 14.3% steeper as on May 14 than on May 14, 2023. तो अब यहाँ पे पिछले साल से डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। स्टीपर बेसिकली मींस राइजिंग, ठीक है, स्टीपर बेसिकली मींस राइजिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिछले साल से डेटा को कंपेयर किया जा रहा है कि पिछले साल 14 मई 2023 में जो चावलों का दाम था, अगर उसको आज 14 मई 2023 के चावलों के दाम से कंपेयर करें तो हम लोगों को ये चीज रियलाइज होगी कि जो चावलों का दाम इस साल है, जो राइस का जो प्राइस है इस साल है, वो पिछले साल से 4.3% ज्यादा है। सो यू सी एक ही साल के अंदर कितनी इन्फ्लेशन हो गई सिर्फ राइस में। एक साल के अंदर चावलों का दाम 14.3% से बढ़ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एंड द प्राइस ऑफ व्हीट वाज 6.4% हायर फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर व्हीट का दाम था, जो लास्ट ईयर गेहूं का दाम था, अगर उसको इस साल के गेहूं के दाम से कंपेयर करें तो इस साल जो रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 6.4% से बढ़ा है। तो अगर मैं अपना डेटा कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से इस ईयर में, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि रिटेल प्राइस गेन्स में हम लोगों को कम प्राइस वो देखने को मिला कि हमारे दाम कम बढ़े। अरे बट फूड की साइड तो आप लोगों ने दाम बढ़ा दिए। एक साल के अंदर हम लोगों को इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्राइसेस में, इन्फ्लेशन में, सिर्फ खाने की कैटेगरी में पर्टिकुलरली, ठीक है। सिग्नलिंग दैट रिस्पाइट ऑन द सीरियस फ्रंट इज अनलाइकली इन द नियर टर्म।
अब जब आपने एक ही साल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देख ली इन्फ्लेशन में, ये इस चीज का सिग्नल है कि खाने के दाम नियर फ्यूचर में तो कम नहीं हो रहे, ठीक है, स्पेशली सीरियल्स के, ठीक है, सीरियल्स के दाम नियर फ्यूचर में तो अभी कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अप्रैल सोरिंग टेम्परेचर्स आल्सो केप्ट इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल्स। अब ये जो अप्रैल की इतनी कड़कती धूप है, इतना जो टेम्परेचर बढ़ा है, इससे सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल एज पेरिशेबल प्रोड्यूस, क्योंकि इतना हम लोगों की जो गर्मी पड़ रही है, इतना हाई टेम्परेचर हुआ है अप्रैल में, सब्जियां क्या हुई है, डिकम्पोज हो गई, पेरिश हो गई, सड़ गई, ठीक है, इन डबल डिजिट्स फॉर अ सिक्स स्ट्रेट मंथ एट 27.8%। तो इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पर आपको डबल डिजिट्स में देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ सब्जियों में, ठीक है। तो जो 6 महीने की हम लोग डेटा की बात करें, 6 महीने में सब्जियों का दाम जो है, जो सब्जियों में महंगाई है वो 2%, ठीक है, डबल डिजिट रेट में बढ़ गई है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिंगल डिजिट के इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे थे, बट अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें, अगर हम सब्जियों की बात करें, ये इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट्स में चला गया, 27.8%, ठीक है। Price gains in pulses too offered little secure as they extended their stay in double digits to an 11 month. Also, जो price gains pulses में है, यहाँ पे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ कि अगर आप ये चीज सोचो, अच्छा ठीक है सब्जियां महंगी हुई तो दाल खा लेंगे, दाल की भी महंगाई हुई है एंड दाल का भी इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में चल रहा है, ठीक है। तो सीरियल्स में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, वेजिटेबल्स में कितनी इन्फ्लेशन, डबल डिजिट्स में हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, ठीक है। पल्सेस की इन्फ्लेशन डबल डिजिट रेट पे चल रही है। एंड द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स डेटा शो प्राइसेस ऑफ ऑल द 5 key दाल्स, ग्राम, तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर कंटिन्यू टू राइज एप्रिशिएबली एज ऑन May 14, ठीक है। तो ये जो 5 की दाल जिन्होंने बताई, बेसिकली हर घर में ये 5 की दाल जो है अवेलेबल रहती है, ग्राम, तूर, उड़द, मूंग एंड मसूर। ये बोल रहे हैं मई 14 2024 की अगर हम लोग बात करें, इनका दाम भी इस साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे कोई भी दाम गिरता हुआ नहीं देख रहे हैं। इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें डेटा गिवन है कि इस साल से पिछले साल को अगर हम लोग कंपेयर करें, इस साल कितनी ज्यादा महंगाई हुई है फूड डिपार्टमेंट में, हाउ रूरल पीपल आर सफरिंग मोर देन अर्बन पीपल, and there's literally in your future we cannot actually see a respite in food price gains, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी, हमें नहीं लगता कि शायद हमें ब्रेक मिलेगी इस चीज से, कि हमें महंगाई से ब्रेक मिलेगी या फूड स्टेबिलिटी कहीं से आएगी, प्राइस स्टेबिलिटी कहीं से आएगी, इट्स नॉट हैपनिंग, नॉट इन नियर फ्यूचर, ठीक है। चलिए लास्ट की लाइंस, आई थिंक 1 minute would be enough, read it and then we'll discuss. shall we discuss? तो अभी तक सिर्फ फूड के बारे में बात हो रही थी, अब पानी की कमी के बारे में भी यहाँ पे बात करनी शुरू हो गई है। कह रहे while live water storage at country's 150 reservoirs dwindling to 27% of capacity as on May 9 and trailing both the year earlier and 10-year average levels significantly. तो बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है कि जो कंट्री वाटर स्टोर कर रही है, स्टोरिंग एक्चुअली इन 150 reservoirs, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है वो भी 27% के स्तर से गिर गई है, ठीक है। अभी ये मई 2024 के डेटा की बात कर रहे हैं। ये जो वाटर स्टोरेज है ये भी 27% से गिर गई है, इफ वी कंपेयर इट टू द ईयर अर्लियर, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारी ये जो वाटर स्टोरेज है 27% से नीचे गिर गई है। The outlook for price stability rides almost entirely on the forecast normal monsoon delivering spatially and temporarily well distributed rains in the coming month.
तो अब जो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, ये जो प्राइस स्टेबिलिटी मिलेगी, इन्फ्लेशन होता ही जा रहा है, महंगाई होती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है हमारे प्राइस गेन्स में, ये कैसे आएगी? अगर हम लोगों को नॉर्मल मॉनसून देखने को मिलेगा। नॉर्मल मॉनसून का मीनिंग क्या है? या तो बारिश बहुत ही ज्यादा हो जाती है मॉनसून में, जिससे किसानों की क्रॉप्स खराब हो जाती है, या तो बिल्कुल ही मॉनसून नहीं होता है, जिससे अगेन आपकी क्रॉप्स खराब होती है। क्रॉप्स खराब होती है, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से दाम बढ़ता है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो नॉर्मल मॉनसून होगा जो कि एक्चुअली फेवरेबल है हमारी क्रॉप्स के लिए, तब जाकर हम लोगों को प्राइस स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड देयर आल्सो सेइंग नॉर्मल मॉनसून की सिर्फ नॉर्मल मॉनसून इजंट अ की फैक्टर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में ठीक है वेल नॉर्मल मॉनसून हुआ है, बट आपके जम्मू में जाके जो है बारिश देखने को ही नहीं मिली। ठीक है, वी वांट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्स, आल्सो वी वांट नॉर्मल मॉनसून। हमें ये नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही क्रेजी मॉनसून आ जाए कि बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर मॉनसून आई ही नहीं। ठीक है, so this was your paragraph about inflation. Moving ahead, let's discuss foreign words. फर्स्ट वर्ड इज क्लीशे। क्लीशे समथिंग बेसिकली कोई चीज इतनी बार बोल दी गई है, इतनी बार बोल दी गई है, इतनी बार बोल दी गई है, नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनलिटी, इट हैज लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट्स अ क्लीशे नो, बिकॉज सभी बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया, इसका ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है। तो क्लीशे इज समथिंग, कोई चीज इतनी ज्यादा बोल दी जाती है, कोई चीज को इतना ज्यादा आप लोग कॉमन कर देते हो कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, आई हैव लर्न दैट द क्लीशे अबाउट लाइफ नॉट बीइंग फेयर इज ट्रू। ठीक है, सभी बोलते हैं लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर। ठीक है, अब हर किसी की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हर कोई बोल रहा है लाइफ इज नॉट फेयर, अब ये चीज क्लीशे लगने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव स्टैम्पीड। स्टैम्पीड बेसिकली क्या होता है? जब एक लार्ज ग्रुप, ठीक है, अब चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो लोगों का हो, बहुत ही क्रेजी तरह से भागने लगता है, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड। ठीक है, बहुत भारी भीड़ जब जो है भागने लगती है, अनकंट्रोलेबल है वो भीड़, उसको बोला जाता है स्टैम्पीड। ठीक है, टू शॉपर्स वर इंजर्ड इन द स्टैम्पीड एज शॉप डोर्स ओपन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल। सेल हुई तो दो लोग एक्चुअली इंजर हो गए, क्योंकि लोगों की भीड़ पागलों की तरह इन एन अनकंट्रोल वे उन दुकानों पर जो है सेल के लिए जाने लगी, दौड़ने लगी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सुवनीर। सुवनीर इज बेसिकली जब आप किसी हॉलीडे पे जाते हो, कि कहीं पे भी जाते हो, आप एक ऐसा याद लेके जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वेंट टू गोवा, अगर आप गोवा गए, आप वहाँ की बीच से कुछ उठा के ले आओगे एज अ सुवनीर। ठीक है, तो सुवनीर इज समथिंग, क्या आप कोई चीज वहां से ले आते हो, आप कहीं गए हो, आप वहां से एज अ याद, ठीक है, आप बोलते हैं याद करने के लिए, एक याद के तौर पे इसको ले जाते हैं। ठीक है, तो एज उसको एक चीज को आप लेके जा रहे हो। ठीक है, he bought a model of red London bus as a souvenir of his trip to London। ठीक है, तो एक रेड लंदन बस को जो है अपने साथ ले आया, कि वो एक सूवेनिर रहेगा कि वो उसकी लंदन की ट्रिप का। ठीक है, हम लोग जब भी कहीं जाते बोलते हैं ना कुछ लेके आना है, कि याद रहेगी ट्रिप की। So basically that is what souvenir is. ठीक है, next is quid pro quo। Basically this basically means आप एक एडवांटेज दे रहे हो, किसी किसी को कोई फेवर दे रहे हो। ठीक है, एक चीज एक हाथ दे एक हाथ ले, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो आप बेसिकली किसी को कोई फेवर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल somebody helped you with idioms, किसी ने आपको idioms की पीडीएफ दे दी, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको वोकैबुलरी की पीडीएफ दे रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप एक फेवर कर रहे हो उस पर्सन को किसी चीज के बदले। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज promised 4 days as a quid pro quo for the stopping of violence। गवर्नमेंट कह रही है अगर वायलेंस रोक दोगे तो हम लोग आपको फूड सिक्योरिटी देंगे, हम लोग आपको फूड एड देंगे। ठीक है, हम लोग आपको खाने की जितनी भी आपको चीजें चाहिए हम लोग आपको वो देंगे, बस वायलेंस को रोक दो। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, आगे चले। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो बेसिकली मीन्स जब या तो आपको अलाउड ही नहीं है, या आप करना ही नहीं चाहते किसी से बात। ठीक है, यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी, इट्स जस्ट नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, इनकम्युनिकाडो बेसिकली मीन्स यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, it's either because you don't want to do it or you are not allowed to do it। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, his secretary says he will be incommunicado for the rest of the day। ठीक है, उसके सेक्रेटरी ने बोला कि आप कोई भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बाकी बचे हुए दिन के लिए, क्योंकि आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीबॉडी एल्स। ठीक है, चलिए next we have our idioms। first idiom is the gift of the gab। basically this means somebody who is a good orator,
जो बहुत अच्छा बोलता हो उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप ना। जो बहुत अच्छा बोलता हो इसका मतलब ये मीठी वाणी वाला। द गिफ्ट ऑफ द गैप बेसिकली मींस हु इज अ गुड ओरेटर, हु हैज गुड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज अ गुड ओरेटर। ठीक है, शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, उसके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसको सेल्स या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। तो गिफ्ट ऑफ द गैप बेसिकली मींस समबडी हु हैज गुड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स के बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी चीज के हिडन मीनिंग को जानना। ठीक है, किसी चीज के हिडन मीनिंग को जानना। रीडिंग बिटवीन द लाइन साइड से ही वो इजंट हैप्पी विद द सिचुएशन, उसको ये चीज समझनी पड़ रही है, उसको हिडन हिडन मीनिंग समझना पड़ रहा है एंड इसी वजह से ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग क्या है, किसी चीज के हिडन मीनिंग को जानना। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, किसी मुश्किल सिचुएशन में होना। ठीक है, इन ट्रबल। ठीक है, he found himself in hot water over his comments about immigration। तो उसने जितनी भी चीजें बोली इमिग्रेशन के लिए, उसको लग रहा है कि अरे नाउ आई एम इन ट्रबल। ठीक है, सो इन हॉट वाटर बेसिकली मींस टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वी हैव टू बेल द कैट। टू बेल द कैट बेसिकली मींस टू फेस द रिस्क। ठीक है, कोई रिस्की काम करना। ठीक है, टू बेल द कैट, everybody seems to agree that we have got to bell the cat but no one wants to step forward and volunteer to lead। ठीक है, सभी कह रहे हैं कि हम लोगों को रिस्क ले लेना चाहिए, we gotta bell the cat, बट कोई भी आगे बढ़कर कदम नहीं उठा रहा है, वॉलंटियर नहीं कर रहा है। ठीक है, so that's it for now you guys। फिर मिलेंगे आज शाम को 6 बजे लाइव, बिकॉज यू ऑल सेड आपको लाइव क्लास लेनी है। ठीक है, आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी डन, नाउन्स वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ विल स्टार्ट प्रोनाउन। आज की जो क्लास शुरू होगी प्रोनाउन से शुरू होगी। याद रखना प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कोई भी एग्जाम है, बैंकिंग, देन आपका एसएससी, सीडीएस, एफ कैट, एनडीए, प्रोनाउन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 बजे लाइव आ जाना। also please guys be regular in classes because that's what give me motivation। ठीक है, वही चीज मुझे मोटिवेशन देती है, that's what gives me motivation, sorry। ठीक है, so please regular रहें and we'll see you at 6 p.m। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद everybody, take care।